नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षा में जो पाचन तंत्र है उसको कंप्लीट किया था। हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पाचन तंत्र हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट कर लिया था। मुख्य रूप से जो पाचक अंग कौन कौन से होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो कि प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, इनका जो पाचन होता है, स्टार्च वगैरह, इनका पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं, इसको लेकर हमने बात की थी। पाचन की जो प्रक्रिया होती है, इसको लेकर भी हमने बात की थी। आज जो हमारा जो प्रमुख टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं श्वसन तंत्र। तो आइए आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र को लेकर। श्वसन तंत्र, देखो श्वसन का मतलब आप जानते हो कि जो हम जो है या मानव या जो प्राणी जो है वो क्या करता है, श्वसन में क्या करता है, ऑक्सीजन गैस अंदर लेता है, जबकि CO2 गैस क्या करता है, बाहर छोड़ता है। अब देखो, जो ऑक्सीजन गैस जो होती है, जब ये हमारे शरीर में पहुंचती है और शरीर में जब ये कोशिकाओं में पहुंचती है, तो कोशिकाओं में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण होने से क्या बनती है, एटीपी बनती है। एटीपी, एटीपी जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी जो है, इसका निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, या अपन यूं कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो है ये किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। इसका निर्माण कैसा होता है, जो हम खाना खाते हैं, हमारे जो भोजन में जो मुख्य रूप से पदार्थ होते हैं, हमने जो पहला अध्याय उसमें हमने पढ़ा था संतुलित भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। उसमें जो मुख्य रूप से जो भोजन का जो मुख्य घटक होता है, जो यूं कह सकते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यानी ऑक्सीकरण को सीधी सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को तोड़ना, या यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अब क्या होता है, देखो कि जब क्या होता है कि पदार्थ का जब ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। किस रूप में मुक्त होती है, एटीपी के रूप में। ठीक है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर हमने मान लो खाना खा लिया और अगर हम श्वास नहीं लेते हैं, जब हम श्वास नहीं लेंगे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा, और एटीपी का निर्माण अगर नहीं होगा तो हमें शरीर को, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। यानी भोजन के साथ साथ श्वसन भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, देखो श्वसन की, कि मानव द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना व CO2 का वातावरण में छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप लिख लीजिए, मानव द्वारा या जीवों द्वारा भी लिख सकते हो, प्राणियों द्वारा, जंतु द्वारा, कैसे भी लिख लो, पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना, व CO2 को त्यागना, या CO2 को पर्यावरण में त्यागना, कैसे भी लिख लो, CO2 को त्यागना, CO2 को त्यागना श्वसन कहलाता है। CO2 को त्यागना श्वसन कहलाता है। अब देखिए, अपन श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। एक श्वसन तंत्र में क्या होता है, देखो इस प्रकार से देखो, यहां से तो अपनी जो मुख गुहा होती है इस प्रकार से, और यहां से ये होती अपनी नासिका होती इस तरह से।
देखिए इस प्रकार से अपना यह श्वसन तंत्र, आगे हम इसको और डिटेल में करते जाएंगे। सबसे पहले जो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, नासिका, यानी जहां से वायु हम अंदर लेते हैं वो क्या हो जाएगी, नासिका। ये जो नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये जाएगा आपका मुख, या जिसे हम कह सकते हैं मुख गुहा। और यहां पर देखो ये जो भाग आपको दिख रहा है इस जगह पे, इसको हम बोलेंगे नासाग्रसनी। ग्रसनी के 3 भाग अपन ने पढ़े थे, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। 3 भाग हम पहले पढ़ चुके थे। नासाग्रसनी के बाद देखो यहां पर इस प्रकार की एक संरचना होती है इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं, या गाटी ढक्कन। इसको हम बोलते हैं गाटी ढक्कन, या और बोलते हैं इसको एपिग्लोटिस। ये क्या काम करते हैं आगे सारी बातें हम करेंगे। अब देखो इसके बाद जो ये जो आपको नलिका दिख रही है लगभग ये 5-6 मिली लंबी होती है, माफ कीजिए 5 इंच लंबी होती है। इसे हम बोलते हैं श्वास नली बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, श्वास नली। ठीक है, अब देखो श्वास नली जो है ये कहीं पिचक नहीं जाए, इसको पिचकने से रोकने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, देखो इस प्रकार से सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जिसे हम उपास्थिल वलय कहते हैं या सी आकार के छल्ले कहते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं, इसको पिचकने से रोकते हैं। इस प्रकार से जो ये श्वास नली है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये जो क्या करते हैं, श्वास नली को क्या करते हैं, पिचकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले, या इसको और बोलते हैं उपास्थिल वलय, उपास्थिल वलय भी कह सकते हैं। सी आकार के छल्ले या उपास्थिल वलय इसको हम कह सकते हैं। अब देखिएगा आगे ये जो श्वास नली है, श्वास नली देखो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गई। श्वास नली देखिएगा आगे चलकर कितने भागों में विभाजित हो गई, 2 भागों में। यानी जो श्वास नली है आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, इसे हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। श्वास नली आगे चलकर देखिएगा ये आ रही है श्वास नली, ये श्वास नली आगे चलकर देखो दाएं और बाएं 2 भाग में क्या हो गई, विभाजित हो गई, जिसे हम क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। अब देखो जो श्वसनी जैसे ही क्या करती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये श्वसनी कहां आ गई, फेफड़ों में आ गई। ये भी श्वसनी इधर कहां आ गई, फेफड़ों में आ गई। फेफड़ों में आने के बाद जो श्वसनी है ये अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है इस तरह से। फेफड़ों में आने के बाद श्वसनी जो है ये अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है इस तरह से। ये भी जो है ये भी अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है इस तरह से। इस तरह से देखो ये जो श्वास नली है आगे आकर 2 भागों में बटेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, श्वसनी। श्वसनी क्या होगी, और छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, श्वसनी का। इसको हम क्या कहेंगे, श्वसनी का, श्वसनी का। अब देखो जो श्वसनिका है, श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे के समान इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है इस तरह से गोल गोल। ये गुब्बारे के समान गोल गोल क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है इस तरह से। यहां पे भी होती है, इधर भी है। इन गुब्बारे के समान जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं कुपिका। गुब्बारे के समान जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, कुपिका या वायुकोश कहते हैं। कुपिका या क्या कहते हैं, वायुकोश। ठीक है, अब देखो इसके नीचे एक संरचना और पाई जाती है, इनके नीचे इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं मध्यपट या डायफ्राम। इसे हम कहते हैं डायफ्राम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, डायफ्राम। ठीक है, तो अब एक बार इसको पूरे को एक बार व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए। श्वसन तंत्र क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो कुछ नहीं करना, ये छाप देना, बस ये ही बनाना है। सबसे पहले हम श्वास कहां से लेंगे, नाक से, यानी नासिका जिसे हम कहेंगे, नासिका से श्वास लेंगे। उसके बाद देखो नासाग्रसनी में आएगी यहां से। कभी कभी हम क्या करते हैं, सोते वक्त क्या करते हैं, मुख से भी सांस लेते हैं, लेकिन मुख के द्वारा जो श्वास लेते हैं वो क्या होती है, शुद्ध नहीं होती है, उसके अंदर धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं। उसके बाद देखो श्वास आएगी, किसके अंदर आएगी, वायु किसके अंदर आएगी, नासाग्रसनी। नासाग्रसनी में देखो क्या लगा हुआ है, गाठी ढक्कन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, गाठी ढक्कन। ये गाठी ढक्कन क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि भोजन और श्वास नली दोनों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। यानी जो वायु जो है ये आहार नली में नहीं जानी चाहिए, और जो भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में हम पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र में भी बात कर चुके थे। देखिएगा
अब ये श्वास आती है यानी वायु आती है, यहां से आई है, ये है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन नासिका से प्रवेश करेगी, यहां से आएगी इस तरफ, और यहां से ये इस गाठी ढक्कन को पार करते हुए किसके अंदर आएगी, श्वास नली में आएगी। श्वास नली जो है लगभग 5 इंच लंबी एक नलिका होती है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये श्वास नली है, इसके अंदर इस तरह से छल्ले रहेंगे, अगर ये नहीं रहेगी तो नली क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। देखिएगा ये नली है, इसके अंदर ये छल्ले रहते हैं इस तरह से, ये नली इसलिए क्या रहती है, इस तरह से चौड़ी रहती है। अगर ये छल्लों को अगर अपन हटा देंगे तो नली क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। यानी जो ये जो उपास्थल वाले है, जो अपन कह रहे हैं कि जो सी आकार के जो छल्ले है, ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं, इस श्वास नली को क्या करते हैं, पिचकने से रोकते हैं। सी आकार के जो छल्ले हैं ये श्वास नली को क्या करते हैं, पिचकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि यहां से जो श्वास नली है ये आगे आएगी, और जो दाएं और बाएं जो 2 फेफड़े हैं, ये जो फुफ्फुस जिसे हम कहते हैं, फुफ्फुस या फेफड़े, आप फेफड़े भी कह सकते हो या फुफ्फुस भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो दोनों फुफ्फुस में आकर जो श्वास नली है ये 2 भागों में बढ़ जाती है। देखो एक तो इधर हो गई, दूसरी इधर हो गई। श्वास नली फेफड़ों में आकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। 2 भागों में बढ़ के जिसे क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी आगे चलकर देखो अनेक छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो गई, जिसे हम क्या बोलेंगे, श्वसनिका। श्वसनी जो है आगे चलकर अनेक छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। देखो जो श्वसनिका है, श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे के समान क्या पाई जाती है, गोल संरचना पाई जाती है। गुब्बारे के समान क्या पाई जाती है, गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपिका या वायुकोश कहते हैं। और देखो ये जो फेफड़े होते हैं ये क्या होते हैं, कोमल और स्पंज के समान होते हैं। कोमल स्पंज, स्पंज जानते हो, जो सीट का जो होता है ना, तो जो दब जाता है, स्पंज के समान होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो एक के को लेकर हम बात करते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, तो देखो जो श्वसन तंत्र है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी जो ऊपर वाला आ जाएगा, ये जो आपका ये जो गला है, यहां से जो ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या आ जाएगा, ऊपरी श्वसन तंत्र। और जो गले के जो नीचे का जो भाग आ जाएगा ये कौन सा आ जाएगा, निचला श्वसन तंत्र। अब ऊपरी श्वसन तंत्र में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, देखो इसके अंदर एक तो आपको मिल रहा है नाक देखने को मिल रही है, यानी नासिका हो गई। एक आपको देखने को मिल रहा है मुख मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या मिल रही है, नासाग्रसनी, और ये क्या मिल रहा है, कंठ मिल रहा है। ठीक है, यानी 4 भाग जो है आपको ऊपरी श्वसन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा, मानव श्वसन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मानव श्वसन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। चित्र आप देख सकते हो, आराम से आपकी किताबें भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, समझने के लिए है। बाकी ऐसे ही बनेगा, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लगाओ, ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, देखिएगा ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगी नासिका, आ जाएगी, मुख आएगा, नासाग्रसनी और गाठी ढक्कन। ठीक है, तो लिखो नासिका, मुख, नासिका, मुख, नासाग्रसनी, नासाग्रसनी व एपिग्लोटिस, व एपिग्लोटिस मिलकर, एपिग्लोटिस मिलकर ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये पानी लेना यार बोतल में थोड़ा। ठीक है, अब देखिए कि जो नासिका है इसको लेकर अपन पढ़ते हैं। अगर आप नाक को देखोगे तो बाहर से आप देखोगे तो 2 भागों में बटा हुआ है। इसके बीच में देखो एक पतली सी एक उपास्थि यानी हड्डी पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है, पतली सी क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। नाक जो आपको दिखता है बाहर से 2 भागों में दिखता है, 2 छिद्र आपको दिखते हैं, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है, और छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। श्लेष्मिक ग्रंथियां और क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। जो ये क्या करते हैं, बाहर से अगर किसी प्रकार का कोई जीवाणु है या किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है, कचरा है, उसको जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो लिखिएगा सबसे पहले नासिका, पहले हेडिंग लगा लीजिए नासिका, लिखो। यह श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है। श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो एक पतली अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी, आप देखो ना यहाँ पर, अगर आप हाथ लगा के देखो ये पतली सी है, एक नाक हिल रहा है जबरदस्त,
जो एक पतली अस्थि व झिल्ली द्वारा, जो एक पतली अस्थि व झिल्ली द्वारा दो गुहा में बटा होता है, दो गुहा में बटा होता है। ये जो गुहा दिख रही है आपको, एक इधर एक इधर, अनुलोम विलोम करते नहीं करते, इसको छोड़ते इसको दबाते, इस तरह से दो गुहा में बटा होता है, जिसे नासिका गुहा कहते हैं, जिसे नासिका गुहा कहते हैं, नासिका गुहा कहते हैं। इसमें मतलब किसमें, नासिका गुहा में ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसमें श्लेष्मिक ग्रंथियां वे रोम पाए जाते हैं, इसमें श्लेष्मिक ग्रंथियां वे रोम पाए जाते हैं, जो श्लेष्मिक ग्रंथियां वे रोम पाए जाते हैं जो वायु के साथ आने वाली अशुद्धि जैसे धूल मिट्टी के कण, कोमा पराग कण, बैक्टीरिया आदि को रोककर वायु को शुद्ध करते हैं। आदि को रोककर वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से तो ये आ गया, अब वायु किस में आएगी, नासाग्रसनी में आएगी। नासाग्रसनी जो है देखो, नाक से प्रारंभ होकर जो अपना जो आहार नाल होती है उसके शीर्ष भाग पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो इसके लिए छोटा सा लिख ले नासाग्रसनी। देखो यह नासिका गुहा से प्रारंभ होकर, नासिका गुहा से प्रारंभ होकर आहार नाल के शीर्ष भाग पर समाप्त होती है। आहार नाल के शीर्ष भाग पर समाप्त होती है, शीर्ष भाग पर समाप्त होती है। क्लियर, लिखो इसके निचले भाग पर घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है, यानी इस बात का निर्धारण करेगा, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी स्थिति में वायु आहार नली में, वायु जो है किसमें नहीं जानी चाहिए, आहार नली, वायु आहार नली में तथा भोजन श्वास नली में न जाए, तथा भोजन श्वास नली में न जाए। ठीक है, अब देखो ये जो घाटी ढक्कन है इसके ऊपर एक परत पाई जाती है पतली सी, जिसे हम बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। ये जो घाटी ढक्कन है इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, पतली सी परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। वो जो स्वर यंत्र है 9 उपास्थियों से बना होता है। कितनी उपास्थि से बना होता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। स्वर यंत्र कितनी उपास्थि से बना होता है, 9 उपास्थियों से बना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो वायु के द्वारा क्या करता है, कंपन करता है। कंपन करने से क्या करता है, व्यक्ति अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालता है ना, है हु है, अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां आती है, भारी पतली है, नहीं डरावनी, और क्या कहते हैं मनमोहिनी, मधुर ध्वनि जो होती है, अलग अलग प्रकार की जो व्यक्ति ध्वनियां निकालता है यहीं से निकालता है, ये स्वर यंत्र के माध्यम से निकालता है। स्वर यंत्र क्या होता है कि जो घाटी ढक्कन होता है इसके ऊपर एक झिल्ली का एक पर्दा पाया जाता है, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। कितनी उपास्थियों से बना होता है, 9 उपास्थियों से बना होता है। कितनी उपास्थियों से बना होता है, 9 उपास्थियों से। ठीक है, और इन जो उपास्थियां होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर रज्जु, स्वर रज्जु कहा जाता है। ये जो उपास्थियां होती है ये क्या करती है, कंपन करती है, वायु की उपस्थिति में क्या करती है, कंपन करती है, जिससे क्या होती है, अलग अलग प्रकार की क्या निकलती है, ध्वनियां निकलती है, अलग अलग प्रकार की क्या निकलती है, ध्वनियां निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया घाटी ढक्कन हो गया।
अब बात करते हैं, देखो घाटी ढक्कन के बाद आती है कौन सी संरचना आती है आपकी, श्वास नली। कौन सी आती है, श्वास नली। तो हेडिंग लगा लीजिए, या पहले इसके पहले लगा लो आप निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के 4 भाग हो गए, कौन कौन से हो गया, एक तो नासिका, नासाग्रसनी, घाटी ढक्कन और मुख। मुख को लिखने की जरूरत ही नहीं, देखो सीधी सी बात है कि मुख एक द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में काम करता है, आप सभी जानते हो। मुख जो है एक द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में काम करता है, और मुख के द्वारा जो सांस हम लेते हैं वो शुद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो नासिका है, जब नासिका से अगर हम श्वास लेते हैं तो नासिका में क्या होती है, श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है, रोम पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, धूल के कणों को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन मुख के अंदर इस प्रकार की कोई संरचना नहीं होती है, धूल मिट्टी के कणों को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं होती है। इसलिए जो मुख के द्वारा जो हम श्वास लेते हैं वो शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपरी श्वसन तंत्र। अब हम बात करते हैं निचले श्वसन तंत्र के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए, निचला श्वसन तंत्र। इसमें कौन कौन से भाग आ जाएंगे, देखो श्वसनी, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े और कौन सा जाएगा, श्वसनिका। ठीक है, तो लिखो निचले श्वसन तंत्र में देखो श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, वे फेफड़े, फेफड़े को क्या बोलते हैं अपन, फुफ्फुस भी कह सकते हैं, वे फेफड़े मिलकर निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें पहला लगा लीजिए श्वास नली, लिखिए इसमें श्वास नली में ये एक 5 इंच लंबी नलिका होती है। ये जो है ना, ये जो भाग आपको दिख रहा है यहां से, ये 5 इंच नलिका, ये जो भाग आपको दिख रहा है यहां से, ये यहां से ये कंठ के बारे में, इसको अगर दबाओ तो आप क्या दबाओ है ना, अगर इसको दबाओ तो आपकी सांस नली बंद हो जाती है। अगर आदमी मरता नहीं मरता, जब फांसी का फंदा जब लगाया जाता है व्यक्ति को, तो यहाँ से इस भाग को दबाया जाता है, यहाँ से जो रस्सी जो होती है यहाँ से इस तरह से बांधी जाती है, झटका लगते से ये जो भाग है दब जाता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, श्वास नली क्या होती है, यानी श्वास उसकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और व्यक्ति क्या होता है, तड़प तड़प कर क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी इस भाग को दबा दिया जाता है फांसी के टाइम पे। ठीक है, तो श्वास नली में लिखो ये 5 इंच लंबी नलिका होती है, 5 इंच लंबी नलिका होती है, जो घाटी ढक्कन यहां से देखो प्रारंभ हो रही है, देखो ये जो घाटी ढक्कन से प्रारंभ होकर फेफड़ों तक जाती है, ये देखो इस तरह से, ये जो घाटी ढक्कन से प्रारंभ होकर फेफड़ों तक जाती है, घाटी ढक्कन से प्रारंभ होकर फेफड़ों तक जाती है। इसमें सी आकार की उपास्थि वलय पाई जाती है, देखो ये है सी आकार के छल्ले या उपास्थि वलय कह सकते हैं अपन। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं या उपास्थि वलय कह सकते हो, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। इसकी आंतरिक भित्ति, इसकी मतलब किसकी, श्वास नली, इसकी आंतरिक भित्ति, इसकी आंतरिक भित्ति उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, उपकला, यानी एपिथेलियम, इसकी आंतरिक भित्ति उपकला की बनी होती है। इसकी आंतरिक भित्ति उपकला की बनी होती है, इसकी आंतरिक भित्ति उपकला की बनी होती है, जो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। श्लेष्मा मतलब चिपचिपा पदार्थ, जो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। यह श्लेष्मा वायु के साथ आने वाले बैक्टीरिया को रोकने का कार्य करता है। वायु के साथ आने वाले बैक्टीरिया को रोकने का कार्य करता है। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो श्वास नली जो होती है वो किस प्रकार से वायु को शुद्ध करती है, या उसकी आंतरिक भित्ति किससे बनी होती है, तो उपकला से बनी होती है, एपिथेलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है, उपकला प्रकार का जो उत्तक होता है उससे बनी होती है। ठीक है, अगला लगा लो श्वसनी। श्वसनी, देखो जो श्वसनी है, श्वसनी हम किसे कह सकते हैं कि जो श्वास नली जो है, आप देख रहे हो ये श्वास नली हो गई, ये श्वास नली देखो आगे चल रही है और आगे चलकर कितने भागों में बट गई, 2 भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई, 2 भागों में।
इस प्रकार से जो ये जो श्वास नली है ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। तो लिखो, श्वास नली आगे चलकर दाएं व बाएं दो भागों में विभाजित हो जाती है। श्वास नली आगे चलकर दाएं व बाएं दो भागों में विभाजित हो जाती है। दाएं व बाएं दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। इसी के अंदर लिखा रहा हूं श्वसनी का भी मैं, जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी फेफड़ों में जाकर, श्वसनी फेफड़ों में जाकर दो भाग, श्वसनी फेफड़ों में जाकर अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनी फेफड़ों में जाकर अनेक छोटी छोटी, देखो ये देख रहे हो आप, देखो ये जो आ रही है श्वसनी, आगे आकर देखो फेफड़ों में अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में बटी नहीं बटी। श्वसनी फेफड़ों में जाकर अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं, जिसे श्वसनिका कहते हैं। अब देखो श्वसनिका का जो अंतिम सिरा है, इस पर देखो ये गुब्बारे के समान गोल गोल संरचना आपको दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, कुपिका या वायुकोश। तो लिखो नीचे लाइन में, श्वसनिका के अंतिम सिरे पर, श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे के समान संरचना पाई जाती है। गुब्बारे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। अब देखो, अगर हम कुपिका को लेके देखें, इधर देखिएगा कुपिका में क्या होगा। देखिए यहां बना देता हूं, एक कुपिका को बना के देखते हैं अपन। कुपिका जो होती है इस प्रकार से, ये देखो श्वसनिका हो गई, ये कुपिका हो गई, इस तरह से ये एक बड़ी करके देख रहे हैं इसको अपन, कुपिका को। ये ठीक है, ये जो कुपिका, इसको एक अपन ने इसको बड़ा करके देखा, इस प्रकार से कुपिका होती है। इसकी जो भित्ति होती है ये बनी होती है सल की उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सल की उपकला की। इसकी भित्ति किसकी बनी होती है, सल की उपकला की। इसके अंदर क्या होता है, देखो रक्तवाहिनियों का क्या होता है, जाल होता है। कुपिका जो है इसमें क्या होता है, रक्तवाहिनियों का क्या होता है, इसके अंदर जाल होता है। इस तरह से बहुत सारी रक्तवाहिनियां इसके अंदर इस तरह से जाल बनाती है, इसकी चारों तरफ इसको घेरे हुए रखती है। ठीक है, अब आप यूं समझिएगा कि ये जो रक्तवाहिनी है, और ये इस तरह से मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये कुपिका हो गया, इस तरह से समझिएगा ध्यान से। यहां इसके अंदर क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है, रक्त। तो इस प्रकार से कुपिका और रक्त के यानी रक्तवाहिनी के मध्य क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान। अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गैसों का आदान प्रदान कहां होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, एक तो रक्तवाहिनी और कुपिकाओं के मध्य। और अगर हम बात करें कुपिका की, कौन सी, सल की उपकला के मध्य। रक्तवाहिनी और कुपिका की जो सल की उपकला होती है, उनके मध्य क्या होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो क्या लिखा अपन ने कि जो श्वसनिका होती है उसके अंतिम सिरे पर गुब्बारे के समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। लिखो, इसकी भित्ति या इसकी झिल्ली, कुछ भी लिख लो, झिल्ली लिखो चाहे भित्ति लिखो, सल की उपकला की बनी होती है। सल की उपकला की बनी होती है, जो रक्तवाहिनी के साथ, गैसों का आदान प्रदान करती है। रक्तवाहिनी के साथ गैसों का आदान प्रदान करती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं फेफड़ों की, फुफ्फुस की। तो हेडिंग लगा लीजिए, फेफड़े या फुफ्फुस, लंग्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लंग्स कहते हैं। तो कितने जोड़ी है, देखो ये दो जोड़ी है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि इस तरफ का जो फेफड़ा है, यानी इसकी कौन सी साइड होगी, ये राइट साइड यानी दायां भाग हो गया, और ये कौन सा हो गया, बायां भाग। जो दायां जो फेफड़ा होगा ये क्या होगा, लंबाई में कम होगा, जबकि चौड़ाई में क्या होगा, ज्यादा। कारण क्या है, इधर क्या जाता है, यकृत आ जाता है।
यकृत आने के कारण इसकी जो लंबाई है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि चौड़ाई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जबकि ये जो फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो लिखो फेफड़े में लिखो, ये कोमल कोमल हल्के स्पंज के समान, कोमल हल्के स्पंज के समान गुलाबी रंग की संरचना होती है। यानी फेफड़ों का रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है, गुलाबी रंग की संरचना होती है, गुलाबी रंग की संरचना होती है, जिसमें किसका जाल है, देखो, जिसमें श्वसनिका व कुपिकाओं का जाल फैला होता है, जिसमें श्वसनिका व कुपिकाओं का जाल फैला होता है, श्वसनिका व कुपिकाओं का जाल फैला होता है, श्वसनिका व कुपिकाओं का जाल फैला होता है। निचले में लिखो, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में, बाएं फेफड़े यानी इस तरफ का जो फेफड़ा, इस फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में लंबाई में कम व मोटाई में अधिक होता है, या चौड़ाई में, लंबाई में कम व चौड़ाई में अधिक होता है, लंबाई में कम व चौड़ाई में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बायां फेफड़ा यानी ये जो फेफड़ा है, ये वाला फेफड़ा, बायां फेफड़ा इस तरह से कह सकते हैं, ये कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। इस तरह से बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है, ये विभाजित होता है। बायां फेफड़ा 2 भागों में विभाजित होता है, जबकि दायां फेफड़ा 3 भागों में विभाजित होता है। इस तरह से ये 3 भाग बटे होते हैं इसके, जबकि दायां फेफड़ा 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भाग हो गए, देखो, 1 2 3, जबकि दायां फेफड़ा 3 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं, भारी होते हैं, भारी होते हैं। क्लियर। अब देखो, फेफड़ों के नीचे एक प्रकार की एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, श्वास अंदर की तरफ लेते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, क्योंकि जैसे हम क्या करेंगे, अंदर से बाहर से क्या करेंगे, अंदर की तरफ वायु खींचेंगे तो ये फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे, फेफड़े फूलेंगे तो डायफ्राम क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप महसूस करके देख सकते हो, डायफ्राम नीचे जाएगा तो कहां जाएगा, ये जो आपकी जो गुहा है, पेट, जो खाली पेट पड़ा है वहीं तो जाएगा, ये उधर गुहा के अंदर। जब आप क्या करोगे, बाहर से वायु लोगे, अंदर आप अगर वायु खींच के देखो आप, तो जैसे हम क्या करेंगे, बाहर से वायु लेंगे तो हमारे फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे, फेफड़े फूलेंगे, छाती क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, आप देखना थोड़ी सी बाहर की तरफ आएगी, और पेट भी फूलेगा। क्यों पेट क्यों फूलता है, क्योंकि ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम कहां जाता है, नीचे चला जाता है, जिस वजह से पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। और जब आप क्या करते हो, वायु को क्या करते हो, बाहर छोड़ते हो, तो छाती जो क्या जाती है, अंदर की तरफ जाती है, और पेट भी अंदर की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि जो फेफड़े क्या जाते हैं, पिचक जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल समझ लीजिएगा, इतना कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, जब हम वायु को अंदर लेंगे तो फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे, तो डायफ्राम नीचे जाएगा, और जैसे हम वायु को बाहर छोड़ेंगे तो फेफड़े क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, तो डायफ्राम क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि एक जो फेफड़ा है, एक फेफड़े के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि ये जो कुपिकाएं कितनी होती है, एक फेफड़े के अंदर लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं होती है। कितनी होती है, 30 मिलियन। एक फेफड़े में लगभग कितनी कुपिकाएं होती है, 30 मिलियन। 30 मिलियन यानी 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख को क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि एक फेफड़े के अंदर कितनी कुपिकाएं होती है, 30 मिलियन। तो आप अंदाज लगा सकते हो कितनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है। श्वसन क्रिया विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, देखिए। बात करते हैं हम श्वसन क्रिया विज्ञान के बारे में। श्वसन क्रिया विज्ञान देखिए कैसे होता है। एक नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ये श्वास नली है, एक ही फेफड़ा बना रहा हूं मैं इधर,
समझने के लिए अपने को। ये फेफड़ा हो गया, और ये जो श्वास नली श्वसनी है ये आगे कर और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है इस तरह से। और ये हो गई मान लो एक कुपिका हो गई इस तरह से, ये कुपिका हो गई। समझिएगा आप ध्यान से। अब मैं इस भाग को यहां बाहर निकाल रहा हूं इस तरह से, समझना ध्यान से। ये कुपिका है, ये क्या है, कुपिका है। और इसके पास में अपन कह देते कि ये एक रक्तवाहिनी है इस तरह से, ये रक्तवाहिनी है। ये रक्तवाहिनी कहां जा रही है, उत्तक के पास जा रही है, इसके पास जा रही है उत्तक। उत्तक क्या होगा, कोशिकाओं का क्या होगा, एक समूह होगा। ये कोशिकाओं का एक समूह है जिसे हम कह रहे हैं उत्तक। क्या कह रहे हैं, उत्तक। ठीक है। अब देखिए कि यहां से ये इस तरह से मान लेते हैं कि ये बहुत सारे उत्तकों से होकर आ रही है इस तरह से। एक समझना ध्यान से, ये भी यहां पे भी एक उत्तक है, यानी कोशिकाओं का एक समूह है इस तरह से। इधर भी हो जाएगा, ये भी कोशिकाओं का समूह, ये भी एक कोशिकाओं का समूह इस तरह से आ रही है। ये इस तरह से अपन इसको बना लेते हैं। देखना आप ध्यान से। अब देखो ये जो कोशिकाओं का समूह यानी उत्तक है, इसके अंदर क्या होगी, एटीपी का निर्माण होगा और कौन सी गैस बनेगी, CO2। तो उस CO2 गैस को किसमें डाल दिया जाएगा, इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये अंदर डाल दी कौन सी गैस, CO2। यानी इसके अंदर जो कौन सी गैस आ रही है, CO2। ये चल रही है CO2, इस तरफ जा रही है CO2, ये है CO2 यहां पर। अब देखो यहां जो है ये बाहर से इसके अंदर कौन सी गैस आ रही है, O2 आ रही है। यहां कौन सी गैस है, CO2, और यहां कौन सी है, O2। ठीक है। अब देखो यहां पर जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो दाब प्रवणता के आधार, यानी दाब के अंतर के आधार पर होता है। दाब के अंतर गैसें जो हमेशा ये क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। उच्च दाब से गैस, ध्यान दीजिएगा, गैस उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। अब देखो यहां गैसों का आदान प्रदान होगा उच्च दाब। अगर आपसे बात किया जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा कहां ज्यादा है, इस रक्तवाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है या कुपिका में, तो आप कहोगे सर बाहर से ऑक्सीजन आई है तो इस कुपिका में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और CO2 की मात्रा कहां ज्यादा होगी, आप कहोगे सर ये जो रक्त आ रहा है ये CO2 लेकर आ रहा है, यानी CO2 की मात्रा यहां ज्यादा होगी। तो गैस जो है ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, यानी यहां ऑक्सीजन का दाब ज्यादा है और यहां ऑक्सीजन का दाब कम है, तो ऑक्सीजन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ यानी किसमें चली जाएगी, रक्त में आ जाएगी। क्योंकि कुपिका में ऑक्सीजन बाहर से आई है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, जबकि रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ यानी इधर चली जाएगी। और यहां देखो CO2 की मात्रा कम है, यहां अधिक है, तो CO2 भी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ यानी कहां चली जाएगी, ये कुपिका में चली जाएगी इस तरह। CO2 जो है ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ यानी उसमें चली जाएगी, कुपिका में। यानी यहां देखो रक्तवाहिनी और कुपिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान हो रहा था, इसे हम बोलेंगे बाह्य श्वसन। यानी जब रक्तवाहिनी और कुपिकाओं के मध्य अगर गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य श्वसन। ठीक है। इनका जो आधार होगा वो कौन सा होगा, दाब प्रवणता। गैस उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है, यहां जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है इसलिए यहां ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होगा, इसलिए ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ रक्तवाहिनी में चली जाएगी। जबकि जो यहां से जो ये रक्तवाहिनी आ रही है कौन सी गैस लेकर आ रही है, ये CO2, यानी यहाँ CO2 की मात्रा ज्यादा होगी और यहाँ CO2 की मात्रा क्या होगी, कम। तो CO2 उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ठीक है। अब देखो यहां से ये इधर से जो कौन सी गैस आई, अब ये ऑक्सीजन आई, समझिएगा ध्यान से। यहां से तो ये CO2 लेके जा रहा है और इधर से कौन सी लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है। अब देखिएगा यहां पर ये जो कोशिका है या उत्तक है इसके अंदर CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और यहां किसकी मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, समझिएगा। तो अब यहां से ऑक्सीजन किसके अंदर आएगी, उत्तक के अंदर, और उत्तक से CO2 किसके अंदर आ जाएगी, रक्त के अंदर। यानी जब उत्तक और रक्तवाहिनी के बीच में अगर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे आंतरिक श्वसन। क्या बोलेंगे, आंतरिक श्वसन। ठीक है। तो एक बार इसको मैं एक व्यवस्थित तरीके से बना के आपको समझा देता हूं कि आंतरिक श्वसन क्या होगा और बाह्य श्वसन क्या होगा। एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, ये कुपिका है और ये है रक्तवाहिनी, और यहां मैं बना देता हूं ये है उत्तक।
ये क्या हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा। इधर बना लिख देता हूं मैं, इधर उत्तक यानी कोशिकाओं का समूह हो गया। और ये क्या हो गई, कुपिका। अब यहां से ये इस तरह से ये रक्तवाहिनी जा रही है, इस तरह से ये घूमकर पूरे शरीर में से घूमते हुए वापस आ जाती है इस तरह से रक्त लेकर। समझिएगा आप ध्यान से। इस कोशिका में क्या होती है, कोई अभिक्रिया होती है जिससे एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होने से कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती है। यानी यहां CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। समझिएगा, यहां CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और यहां बाहर से कौन सी गैस आ रही है, ऑक्सीजन यानी O2। इसका मतलब यहां किसकी मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, O2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अब देखो यहां CO2 की मात्रा ज्यादा है, यहां CO2 की मात्रा क्या है, कम है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ तो CO2 किसके अंदर आ जाएगी, यहां आ जाएगी। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ CO2 आ जाएगी। ये रक्त बह रहा है इस दिशा में, देखिएगा इस तरह से ये रक्त बह रहा है। अब यहां से ये CO2 चलेगी इस तरह से ये। अब रक्त के अंदर कौन सी गैस मिल गई, CO2। ये रक्त के अंदर जो गैस जा रही है कौन सी जा रही है, CO2। ये आ गई यहां पर CO2। अब देखो रक्त के अंदर कौन सी गैस है, CO2 है। इधर से आई क्योंकि यहां दाब क्या था, ज्यादा था। यहां CO2 की मात्रा ज्यादा थी तो दाब भी क्या था, ज्यादा था। इसलिए उच्च दाब से निम्न दाब, क्योंकि निम्न का मतलब कम, क्योंकि यहां मात्रा ज्यादा है तो यहां दाब भी अधिक होगा। और यहाँ CO2 है ही नहीं तो यहाँ दाब क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहां से CO2 यहां आ जाएगी। आप कहोगे सर है ही नहीं, तो यहां से बाद में आएगी वो। तो यहां से CO2 यहां आ गई और ये चल रही है। अब देखो, अब यहां CO2 की मात्रा ज्यादा है, क्या यहाँ पे CO2 है, क्या नहीं है। बाहर से तो कौन सी गैस आ रही है, ऑक्सीजन। तो CO2 यहां से उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, यानी ये चली गई। ये CO2 उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। अब देखो कि क्या यहां ऑक्सीजन है, क्या नहीं है। ऑक्सीजन तो बाहर से, यानी यहां ऑक्सीजन का दाब क्या है, ज्यादा है। और यहां कम है तो ऑक्सीजन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। और ये आ गई यहां पर ये O2 इसके साथ चलती हुई। अब बताओ क्या यहां ऑक्सीजन है, नहीं है। ऑक्सीजन यहां पर है, यानी यहां ऑक्सीजन का दाब अधिक है, यहां कम है। तो यहां से भी ऑक्सीजन क्या होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो इस प्रकार से यदि उत्तक और रक्त वाहिनी के मध्य, या रक्त केशिका कह सकते हैं, उत्तक और रक्त वाहिनी के मध्य अगर गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम बोलते हैं आंतरिक शोषण। यदि उत्तक व रक्त वाहिनी के मध्य अगर गैसों का आदान प्रदान होगा तो क्या बोलेंगे, आंतरिक शोषण। और यदि कुपिका व रक्त वाहिनी के मध्य अगर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे बाह्य शोषण। बाह्य शोषण। क्लियर। तो इसी के साथ ये जो श्वसन तंत्र टॉपिक है अपना कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यूं कहे कि अगर इस अध्याय में अगर सबसे सरल अगर आपका कोई टॉपिक है तो वो है श्वसन तंत्र ही है। इसका चित्र पूछा जाता है, वर्णन भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इजी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी इनका लाभ मिल सके। तब तक आप घर में बैठकर पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।